नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। ठीक है, ये जो पुरातात्विक स्थल है, ये जो जितने मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ पेपर में आते हैं, यही आते हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ नहीं आने वाला है। जितने मैं बता रही हूँ सिर्फ वही आने हैं, क्योंकि इसके अलावा है ही नहीं पुरातात्विक स्थल। जो आपको बताते हैं ना, डेप्थ में चले जाओ, डेप्थ में चले जाओ। डेप्थ में जाने से कुछ नहीं है। जो फेमस है, जो माने हुए हैं किसी बड़े पुरातात्विक, जो कहते हैं ना अधिकारी द्वारा जिनको खोजा गया है, बस वही आने हैं। तो ये जो है, ये मृदृष्टि IAS है, उसके नोट्स हैं ये। ठीक है, वही बुक है, उसकी बुक है, उसकी बुक में ये मेंशन है। इसके अलावा भी हम कुछ MCQs के फॉर्म में भी करके देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल से। हर साल एक क्वेश्चन रेज होता है, कंफर्म होता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंशनड है, ये मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मंदसौर के साथ। तो वर्ष 1922-23 में केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। यहाँ राजपूत शासकों के समकालीन एक अभिलेख मिला था। ठीक है, तो इससे जो मंदसौर से एक्चुअल में आता है, वो ये आता है, या तो मंदसौर का आप इतिहास में क्या नाम रहा है ये बता दो, या दशपुर अभिलेख से आता है, या एक आता है कि मध्य प्रदेश में रेशम के व्यापार के जो कहते हैं ना चिन्ह कहाँ मिले हैं, उसका उसके बारे में किस में मेंशन किया गया है, तो वो दशपुर अभिलेख में किया गया है। तो चीन के जो रेशम वस्त्र उद्योग के बारे में जो है, तो मंदसौर में बताया गया है। ठीक है, ग्यारसपुर, यह विदिशा जिले में है। पूछा जाएगा ग्यारसपुर कहाँ पर है, या ग्यारसपुर पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में। यह तो विदिशा जिले में स्थित है। यहाँ से केवल एक तांबे का सिक्का मिला है, जो मालवा के शासक गयासुद्दीन तुगलक का था। तो यदि पूछा जाए कि गयासुद्दीन तुगलक का जो शासक था, उसके बारे में किस अभिलेख में बताया गया, या कौन सा पुरातात्विक स्थल है, तो वो क्या है, ग्यारसपुर है। ठीक है, कसराबाद, वन ऑफ द मोस्ट, हर साल पूछा जाता है ये कसराबाद के बारे में। तो कसराबाद एक पश्चिमी निर्माण खरगोन में स्थित है। कसराबाद से प्राप्त अवशेष जो है वो बुद्धकालीन संस्कृति से जुड़े हैं। यहाँ बौद्ध के स्तूप, मत भांड, निवास गृह, धातु की बनी हुई वस्तुओं, मिट्टी की बने हुए सिक्के, ये सब मिला हुआ है। उसके बाद उज्जैन है। उज्जैन को पहले, मतलब जो कहते हैं ना प्राचीन काल में, उसका क्या नाम था, तो ये इस वाले उसमें तो नहीं दिया है। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, उसमें उसके बारे में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। ये डागपुर, डाग वाला। ठीक है, तो डाग वाला ग्राम जो है वो उज्जैन से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। तो उज्जैन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा कि डाग वाला जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो उज्जैन में स्थित है। यह उत्खनन कार्य विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन पुरातत्व संग्रहालय द्वारा किया गया था। यहाँ पे कौन से मृत भांड मिले हैं, किस उसके मिले हैं, तो यहाँ पे दूधिया लेप वाला भांड तथा चित्रित काले और लाल भांड मिले हैं। ठीक है, तो आपको मेनली क्या याद रखना है, डांग वाला, जो जहाँ पे ताम्र प्राषाण सामग्री प्रकाश में आई है, तो ये उज्जैन में स्थित है। ठीक है, उज्जैन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसके अलावा हम देखेंगे डाग वाला के बाद महेश्वर, नावदा टोली। ठीक है, नावदा टोली भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो यह खरगोन जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म के में इस अवंतिका जनपद की द्वितीय राजधानी कहा गया है। यह खरगोन जिले में स्थित है, नावदा टोली, और बौद्ध ग्रंथों में इसे अवंतिका जनपद की द्वितीय राजधानी कहा गया है। नर्मदा के तट पर नावदा टोली नामक स्थान स्थित है। यहाँ से ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसमें पूछा क्या जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा कि इसका उत्खनन कार्य जो है किसके निर्देशन में किया गया था, तो ये HD संकालिया करके थे, पुरातात्विक अधिकारी थे, इनके निर्देशन में यहाँ उत्खनन का कार्य किया गया था। उसके बाद त्रिपुरी है, क्योंकि मैं जबलपुर से हूँ तो मुझे पता है कि त्रिपुरी कहाँ पर है, तो ये जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये कलचुरी राजाओं की राजधानी था। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स है आपको पता होना चाहिए कि यदि त्रिपुरी की बात आए जो पुरातात्विक स्थल है, तो वो किन राजाओं की या किस राजा की राजधानी था, तो कलचुरी राजाओं की राजधानी था। यहाँ पे एक्चुअल में क्या मिला है, तो यहाँ मौर्य युगीन मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इंद्रगढ़
इंद्रगढ़ मंदसौर में स्थित है। यहाँ राजपूत शासकों के समकालीन अभिलेख की प्राप्ति हुई है। तो आपको सिर्फ नाम याद होना चाहिए पुरातात्विक स्थल के, और वो कहाँ पर है। जैसे डाकवाला उज्जैन में है, इंद्रगढ़ मंदसौर में है, त्रिपुरी जबलपुर में है, महेश्वर नावदा टोली जो है वो खरगोन के अंतर्गत आता है। सबसे जो ये वाला मैं बता रही हूँ, ये पिछले कई वर्षों में लगातार पूछा जा चुका है। मैंने जितनी बार दिए हैं उसमें 2 बार तो ये आया है, एरन करके जो है। तो यह पुरातात्विक स्थल सागर जिले में है। इस स्थल का उत्खनन जो है सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में किया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वाकड़कर जो हैं फेमस, जो कहते हैं ना पुरातात्विक अधिकारी हैं वाकड़कर, तो उन्होंने कायथा की खोज की थी, है ना। तो ऐसे ही पूछा जाए कि एरन की खोज किसने की है मध्य प्रदेश में, तो ये आप बता दोगे कि प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया था। एरन किस नदी के तट पर स्थित है, तो बीना नदी के से घिरा हुआ है। यहाँ पे ताम्र पाषाण युगीन औजार और अवशेष की प्राप्ति हुई है। एरन का अभिलेख किस चीज़ का प्रमाण देता है, तो एरन में सती प्रथा का पहला अभिलेख जो है वो एरन से हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ताम्र पाषाण कालीन काले और लाल मृत भंड की प्राप्ति हुई है। बेस नगर कहाँ है, तो बेस नगर कहाँ पर स्थित है, विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताए हैं टोटल, इसके बाहर पेपर में नहीं आने वाला है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि इसमें MCQs जो है वो किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। जब आप किसी भी चीज़ को MCQ फॉर्म में देखते हो तब आपको समझ में आता है कि यदि कोई टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं तो उसको तैयार तो हमने कर लिया, लेकिन जब वो MCQ फॉर्म में आता है एकदम सामने, तो उसको सॉल्व कर पाना तब संभव हो पाता है जब आप उसको ऑलरेडी एक बार MCQ फॉर्म में खुद से कर देख कर फिर पेपर देने जाते हो, ना कि आपने थ्योरी पढ़ी उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाए ही नहीं और डायरेक्ट जब पेपर में आ जाता है तो फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए जब कोई टॉपिक आप कवर कर लो, अच्छे से पढ़ लो, उसको डेप्थ में बहुत अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद बुक्स भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी टॉपिक के जो MCQ है वो मिलता है, तो आप उस पर जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो। यदि आपके पास सुविधा है तो आप कंप्यूटर पर जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो, या ऐसी जो बुक्स आती हैं, ये बुक दिख रही है आपको, ठीक है, इसमें MCQ ये दिख रहा है आपको, पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थल। ठीक है, इसमें आपको पूरे MCQ फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहले तो आप इनको लगा कर देख लो, उसके बाद उसके आंसर्स भी दिए रहते हैं। तो पहले आपको आंसर को हटा के खुद से लगा के करने की कोशिश करनी है। लगाने के बाद आपको उसके आंसर चेक करने हैं कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो ये जो 14 क्वेश्चंस है इससे आप एक बार अंदाज़ा लगाइएगा। ऐसे ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 50 दिए हैं, तो 50 कर पाना तो संभव नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तैयारी पक्की तभी होती है जब आप MCQ फॉर्म में क्वेश्चन को लगाते हैं, क्योंकि मेरे खुद के अनुभव ये कहते हैं कि जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स दिया था 6 मंथ की तैयारी, तब मेरे पास ना किसी कोचिंग सेंटर का कोई गाइडेंस था, कुछ भी नहीं पता था, ज़ीरो से स्टार्ट किया था। दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करती थी, सब कुछ पढ़ तो लेती थी, अच्छे से उसको याद कर लेती थी, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम अपीयर किया था 2019 में, तब जब पेपर सामने आया तो इतना सारा कन्फ्यूजन था, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पर्यटन स्थल तो पढ़े होते हैं पुरातात्विक, पर वो सब मिक्सअप हो जाता है जब आप पेपर देते हो। तो मेरे खुद के अनुभव ये कहते हैं कि किसी भी टॉपिक को तैयार करने के बाद उसके MCQ लगाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करिए। उससे क्या होता है, दिमाग हिट करता है। पेपर में भी दिमाग एक आपको क्या कह सकते हैं, बहुत ही बहुमूल्य जो कहते हैं ना, वो सुझाव दे रही हूँ कि देखो, जब पेपर में क्वेश्चन आप रीड करते हो, ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड किया, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। आप देखना, आपका जो माइंड है वो सबसे पहले किसी एक ऑप्शन को हिट करेगा। आपको तुरंत वहाँ पे गोला कर देना है, ये नहीं देखना है कि नहीं, उसके बाद क्या करते, जब वो हिट कर देता है ब्रेन आपका कि नहीं इसका आंसर ये है, उसके बाद आप अपना लो कॉन्फिडेंस के कारण आप क्या सोचते हो कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर दिमाग कहता है कि इट्स अप टू यू, मैंने तो बता दिया था कि इसका आंसर ये था। उसके बाद आपका एक तो कॉन्फिडेंस लो रहता है, नहीं किए होते हैं MCQ फॉर्म में क्वेश्चन घर पर, तो फिर आप क्या करते हो, उस आंसर को छोड़कर
अपने उसमें वो करते ना 10 20 30 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, जहाँ पे 100 आता है फिर आप उस पर टिक करते हो। तो ये नहीं करना है। जब कोई क्वेश्चन रीड करो 4 ऑप्शन सामने आते हैं, दिमाग सबसे पहला जो आंसर हिट करेगा उसको 0 उस पर सर्कल कर देना। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो कैसे काम करता है कि आपने चीज़ें याद कर ली, ठीक है, 7 लेयर्स में वो चली गई। 7 लेयर्स में वो तब जाती है, फर्स्ट लेयर में तब जाती है जब आप उसको सिर्फ रीड करते हो, सेकंड में फिर रीड किया, थर्ड में जब आप उसको थॉरली पढ़ते हो, फोर्थ टाइम में जब आप उसको रिटर्न में लिख कर देखते हो या MCQ फॉर्म में करके देखते हो, तब कहीं जाके वो आपकी 7th लेयर में जाके फिट हो जाती है। फिर जब भी फ्यूचर में 1 साल 2 साल बाद भी यदि क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप देखिएगा आपका दिमाग तुरंत हिट करता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि मुझे तैयारी छोड़े 2 से 3 साल हो गए, बट जब मैं कौन बनेगा करोड़पति वगैरह देखती हूँ और उसमें कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तब मेरा दिमाग सीधे हिट करता है कि नहीं, इसका आंसर ये होगा। तो किसी भी चीज़ को थॉरली पढ़ने के लिए उसको 2-3 बार पढ़ना, मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसको यदि पक्का करना है, दैट मीन्स दिमाग में स्थिर तरीके से बिठाना है, तो आप उसको MCQ फॉर्म में ज़रूर कर देखिए, ठीक है, खुद से उसको सॉल्व करके देखिए। शीट्स आती हैं, ये मैं आपको डेमो दे रही हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे। जैसे भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारे मध्य प्रदेश में सांची करके जो जगह है वहाँ पर स्थित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है, तो ये देखिए MPPSC 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। तेलिका मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव। तो कंदरिया महादेव वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इन खजुराहो, ये सबको पता है, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में ये भी पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था। तो कंदरिया महादेव तो सबको पता है, 64 योगिनी भी पता है, जहाँ पे उस मंदिर में लगातार वो मुद्राएं बनी हुई हैं, तो लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। इसका आंसर है C, जो है ना 14th का आंसर है ना, स्थित नहीं है। तो कंदरिया महादेव है, तेली का निर्माण है, इसका आंसर होगा तेली का मंदिर। तेली का मंदिर जो है वो खजुराहो में स्थित नहीं है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर वहाँ पर है, 64 योगिनी भी है, और तेली का मंदिर नहीं है, ठीक है। फिर सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये है शिवपुरी में स्थित, नहीं, दतिया। इसका आंसर देख लेते हैं 12th का C, हाँ, ये दतिया में स्थित है। सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है वो दतिया में स्थित है। निम्न में से किस जिले में जहाज महल, हिडोला महल तथा जहांगीर महल है, तो ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो ये धार में है। यस, ये 2019 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है। 2020 में पूछा था कि जहाज महल कहाँ पर है, और 2019 में पूछा था कि हिडोला महल का निर्माण और जहांगीर महल का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक क्वेश्चंस, मैंने आपको ये MCQ फॉर्म में बता दिए हैं। आप इसको एक बार अच्छे से क्लोज मैं आपको दे रही हूँ। इसके आंसर्स भी ये नीचे दिए हुए हैं। ये पहले तो आप इसके आंसर देख लीजिएगा और ये 14 क्वेश्चन खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। जब आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इसके MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिएगा। ये वो किताब है जिसमें पुराने साल के जो पेपर्स है ना, उसके क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो ये मैंने उनके लिए है जो बिगनर्स है, जिन्होंने जस्ट अपनी जो प्रिपरेशन है स्टार्ट की है, उनको जस्ट मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि पढ़ाई करते कैसे हैं। यदि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो इसको ऐसी सारी चीज़ें तैयार करने के बाद ये वाली बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप जाकर ले सकते हैं। वहाँ लेकर आइए, घर पर बैठ के इनको खुद से करने की कोशिश करिए, यदि आप किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जा रहे हैं तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।